हेलो एंड वेलकम ट्यूटोरियल सीरीज नेशनलिज्म इन इंडिया के इस पार्ट में आज हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो इस तरह से होंगे: कॉजेज एंड रीजंस ऑफ द मूवमेंट, डिफरेंट स्टेजेस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो कलकत्ता सेशन था कांग्रेस का, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत इशू को भी सपोर्ट करने की बात कही गई थी। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला ऐसा मूवमेंट था जो लगभग पूरे भारत में फैल गया था और गांधी जी ने इसे लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। आइए देखते हैं इस मूवमेंट के कौन कौन से कारण थे। पहला, रॉलेट एक्ट 1919 में। दूसरा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत का मुद्दा। ये सब हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। और गांधी जी का ये विश्वास भी था कि अगर इंडियंस रिफ्यूज़ कर दें अंग्रेज़ों से कोऑपरेट करना तो ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और 1 साल के अंदर इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा और हमें स्वराज हासिल हो जाएगा। ये उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था। और हम ये भी जानते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत इशू को सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ साथ आएँ और साथ मिलकर एक नेशन वाइड मूवमेंट को सफल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना योगदान दें। खिलाफत इशू क्या था ये हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं और ये भी हमने पढ़ा था कि शौकत अली, गांधी जी दोनों ने विचार किया कि क्या किया जा सकता है कि नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च किया जाए। और इसके लिए दोनों यानी महात्मा गांधी और शौकत अली ने देश भर में यात्राएं की सपोर्ट हासिल करने के लिए। इस नेशन वाइड मास मूवमेंट के लिए वो लोगों से मिलते थे, किसानों से मिलते थे, मूवमेंट के बारे में बताते थे, उनका सपोर्ट हासिल करना चाहते थे। और 1920 में कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। जो कलकत्ता सेशन था 1920 में, उसमें कुछ लोग विरोध भी करने वाले थे, जैसे CR दास यानी चित्तरंजन दास, जो लोग काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो कि 1920 में ही होने वाले थे। और गांधी जी चाहते थे कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करें और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें। और जब 1920 में सेशन हुआ तो तब तक चुनाव हो चुके थे और गांधी जी की बात को मानते हुए, कांग्रेस में पारित प्रस्तावों का सम्मान करते हुए काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया गया और वोटर टर्नआउट भी काफी ज्यादा कम था। एंड इट वाज इंटरेस्टिंग कि CR दास ने ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला प्रस्ताव पेश किया था इस सेशन में। तो सब लोग तैयार थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ जनवरी में। वैसे इसका जो फॉर्मल अनाउंसमेंट था वो 1 अगस्त 1920 को ही हो गया था और इस मूवमेंट की प्लानिंग की गई थी कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, मींस स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होंगी। तो एज पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन कि क्या क्या किया जाएगा, तो उसे 3 चरणों में लागू करना था, इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। पहले स्टेज की जो टाइटल्स थे और जो अवार्ड्स ब्रिटिशर्स की तरफ से मिले थे उन्हें हम सरेंडर कर देंगे। जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा था कि किस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। हमने गांधी जी के कैसरे हिंद की उपाधि के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह जो भी टाइटल्स अवार्ड किए गए थे उन्हें वापस करने की बात थी। सेकेंड स्टेज में बॉयकॉट होगा, मीन्स बहिष्कार किया जाएगा सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का, और जो भी विदेशी सामान होंगे, फॉरेन गुड्स, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा, बायकॉट किया जाएगा। मींस उनसे दूरी बनाई जाएगी, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा और ना ही उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाएगा, यानी बायकॉट किया जाएगा। और थर्ड स्टेज, अगर गवर्नमेंट कोई कड़ा कदम उठाती है तो ऐसी स्थिति में इस मूवमेंट को ब्रॉड करते हुए इसे सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन में बदल दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। इस मूवमेंट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहिष्कार की बात की गई थी तो फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया और लीकर शॉप्स वर पिकेटेड मींस कि लोग धरना देकर बैठ जाते थे एंट्रेंस पे और लोगों को जाने से मना करते थे। फॉरेन गुड्स की दुकानों पर पिकेटिंग की जाती थी और जो ताड़ी या शराब की दुकानें थीं वहाँ पर भी पिकेटिंग की जाती थी। लोगों को अंदर जाने से मना करते थे, वो भी अहिंसात्मक तरीके से। अगर लोग नाराज भी होते थे उन नाराजगी को सहन कर लेते थे, लेकिन उन्हें मनाने का प्रयास करते थे कि दे शुड नॉट एंटर सच शॉप्स। और ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाई जाती थी, बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स। एंड इनफैक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फॉरेन क्लोथ्स की ये जो होली जलाई जाती थी, ये बहुत ही सफल प्रोग्राम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और साथ ही साथ पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स। इसका नतीजा ये हुआ कि जो इम्पोर्ट था क्लॉथ का वो आधा हो गया 1920 और 1922 के बीच में। सो इट हैड अ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और भारतीय जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, ट्रेडर्स, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कि फॉरेन गुड्स में वो ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही इस ट्रेड में लगे लोगों को फाइनेंस करेंगे। तो जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनमें प्रोडक्शन बढ़ गया और कई टेक्सटाइल मिल्स स्थापित की गई इस आंदोलन के दौरान।
लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो भी होता चला गया। तो उनकी क्या वजह थी? रीजंस बिहाइंड स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट। इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत कठिन था गरीब लोगों के लिए कि वो खादी को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि मिल में जो प्रोड्यूस क्लोथ होते थे, मिल प्रोड्यूस्ड क्लोथ, उनसे खादी महंगी थी। और जैसा कि हमने डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ा था कि स्कूल छोड़ना, कोर्ट छोड़ना, आर्मी और पुलिस सर्विसेज का भी बहिष्कार करना, तो उनका विकल्प होना चाहिए था, कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए था। मींस की अल्टरनेटिव के अभाव में कि लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जाएं तो इंडियन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो उतने पर्याप्त नहीं थे उनकी संख्या। इसलिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन टू रिज्यूम एट देयर ओल्ड वर्किंग प्लेसेस, तो दोबारा अपनी पुरानी जगहों पर लौटने लग गए। और जो लॉयर्स थे जिन्होंने कोर्ट्स का बहिष्कार किया था, बड़े बड़े लॉयर्स ने कोर्ट का बहिष्कार किया था, दास हो चाहे मोतीलाल नेहरू हो, तो लॉयर्स भी धीरे धीरे कोर्ट्स में वापस लौटने लग गए और ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होने लगा। बाद में इस मूवमेंट को वापस भी लिया गया। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट? गांधी जी मूवमेंट को अहिंसात्मक रूप से चलाना चाहते थे, लेकिन ये मूवमेंट आगे चलकर वायलेंट हो गया। और इस मूवमेंट को वापस लेने की जो इमीडिएट वजह बनी वो थी इंसिडेंट जो चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। गोरखपुर में एक स्थान है ये चौरी चौरा, वहां पर पब्लिक थोड़ा प्रोवोक हो गई और अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उसमें आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी उसी में जलकर मर गए। गांधी जी ने महसूस किया कि इस आंदोलन में जो सत्याग्रही हैं वो अभी भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए, और उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। और ये घटना जो घटी थी ये 5 फरवरी को घटी थी 1922 में। लेकिन ये मूवमेंट किस तरह से जगह जगह फैला, spread of the movement and participation of different social groups in the non-cooperation movement। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन डिफरेंट पीपल के लिए इसके डिफरेंट मीनिंग्स थे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से स्प्रेड आउट हुआ पूरे भारत में। तो सबसे पहले टाउन्स में मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी मूवमेंट में। हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था किस प्रकार से मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। मिडिल क्लास ने इस मूवमेंट को लीड किया। स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को छोड़ दिया, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया स्कूलों से, और लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, कोर्ट्स का बहिष्कार किया। और जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, जैसे हमने अभी पहले देखा कि 1920 में काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट करने का निर्णय लिया था कांग्रेस ने, तो उसका बायकॉट किया गया। लेकिन मैड्रास जो कि एक प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश रूल के दौरान, तो जस्टिस पार्टी ने वहां पे बायकॉट नहीं किया। ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, उसे लगा कि ये मौका है कि काउंसिल्स में हम अपनी जगह बनाएं। लेकिन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया था, लेकिन किसानों ने भी इसमें अच्छा खासा योगदान दिया था अपना। तो आइए पढ़ते हैं पीजेंट्स ऑफ अवध मूवमेंट। अवध के किसानों का क्या योगदान था। बाबा रामचंद्र जो कि फीजी रिटर्न थे, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में वो फीजी गए थे। इंडेंचर्ड लेबर्स वो लेबर्स होते थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था, और उनके नाम मात्र कई अधिकार थे, उनके एम्प्लॉयर्स के पास काफी ज्यादा अधिकार थे, और इंडेंचर्ड लेबर्स की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। तो बाबा रामचंद्र जी ने भी इसमें योगदान दिया किसान आंदोलन में। और समस्याएं क्या थी पीजेंट्स की जिसकी वजह से वो इस आंदोलन में साथ देने को राजी हो गए। एक तो तालुकदार्स काफ़ी हाई रेंट की डिमांड करते थे और बेगारी भी करनी पड़ती थी। मींस की ऐसा वर्क जो करने के लिए फोर्स किया जाता था और उसके बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता था, जिसे बेगार कहा जाता है। और नो सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी टेन्योर, मींस जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, तालुकदार होते थे, वो अपनी ज़मीनों पर किसानों को काम करने के लिए किराए पर रखते थे, जिन्हें टीनेंट्स कहा जाता था, और वो जब चाहे तब उनको हटाकर दूसरे किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन दे सकते थे। तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो किसान कहाँ जाएंगे जिन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। दे हैड नो राइट्स ओवर द लीज्ड लैंड, मीन्स जो जमीन उनको खेती करने के लिए दी जाती थी उस पर उनके कोई अधिकार नहीं थे और उन्हें बराबर वहाँ से बेदखल किया जाता था। दे वर रेगुलरली इवेक्टेड। तो पीजेंट्स की कुछ डिमांड भी थी। पीजेंट्स चाहते थे कि रेवेन्यू में रिडक्शन किया जाए, रेंट्स कम किए जाएं और बेगारी खत्म की जाए, उनसे श्रम लिया जाए तो उनको उसका पैसा दिया जाए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूप में नाई धोबी बंद आयोजित किए गए पंचायतों के द्वारा किसानों के सपोर्ट में, कि नाई लोग बाल नहीं काटेंगे, धोबी लोग कपड़े नहीं धोएंगे इन लोगों के जिनसे किसान परेशान है। तो अपने ढंग से लोग विरोध कर रहे थे, व्यवस्था का भी और साथ साथ अंग्रेजी सरकार का भी। ये जो आंदोलन हुए थे ये बंगाल में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पे CR दास ने लीड किया इसे, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में
पंजाब में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ ये आंदोलन। और जवाहरलाल नेहरू ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अवध किसान सभाएं आयोजित की गई जिसमें बाबा रामचंद्र जी ने भी मदद की। और 1920 में धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए लगभग 300 ऐसी किसान सभाएं आयोजित हो चुकी थी, बन चुकी थी। लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स थे लोगों के लिए, स्वराज का मतलब डिफरेंट था। तो जो पीजेंट्स थे उनको ये लगता था कि गांधी जी स्वराज लाएंगे, हमें जमीनें मिलेंगी, हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी तो बाद में डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। ट्राइबल पीजेंट्स ने भी रिवोल्ट किया था 1920 में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में। और उसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उससे उनका जीवन काफी प्रभावित हो गया था। देयर ट्रेडिशनल राइट्स एंड लाइवलीहुड वो अफेक्टेड, उनके जीवन जीने के तरीका काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, परंपरा पर असर पड़ा था। और एलुरी सीताराम राजू ने उन्हें नेतृत्व प्रदान किया। ही वॉज द लीडर। वो गांधी जी से काफी ज्यादा प्रेरित थे एलुरी सीताराम राजू, लेकिन वायलेंस को भी सपोर्ट करते थे। अगर इंडिया को मुक्त करना है अंग्रेजी चुंगल से तो टू लिबरेट इंडिया। एलुरी सीताराम राजू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे उनके फॉलोअर्स। और ये भी एलुरी सीताराम राजू भी दावा करते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और यहाँ तक कि गोलियां भी खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। गांधी जी से प्रेरित थे, खादी पहनने के लिए कहते थे अपने फॉलोअर्स को, बुरी आदतें छोड़ने की बात करते थे जैसे कि टू गिव अप ड्रिंकिंग। तो गांधी जी से प्रेरित थे लेकिन साथ ही साथ ही अप्रूव्ड ऑफ वायलेंट मेथड्स आल्सो। और उनके फॉलोअर्स ने उसका सहारा भी लिया एंड दे अटैक्ड पुलिस फोर्सेस एंड पुलिस स्टेशंस। गुरिल्ला वारफेयर का सहारा लेके छुप कर वार करते थे। बाद में एलुरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में उन्हें एक्सिक्यूट भी कर दिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी वो जनमानस में एक फोक लोर की तरह से लोक कथाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में जिंदा थे। हिज फॉलोअर्स फॉलोड हिम। और जैसा भी हमने कहा पुलिस स्टेशंस और ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे आक्रमण करना गुरिल्ला वारफेयर के जरिए। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम के, उन्होंने भी विरोध किया। जो इमिग्रेशन एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में पास हुआ था, उसमें जो कानूनी व्यवस्था थी उसके तहत वो घर नहीं जा सकते थे, कुड नॉट लीव द गार्डन विदाउट एनी परमिशन। और परमिशन भी उन्हें रेयरली ही मिलती थी, बहुत मुश्किल से मिला करती थी। तो गांधी जी के आंदोलन के बारे में उन्होंने सुना कि स्वराज मिलेगा। तो व्हाट वाज देयर आइडिया ऑफ स्वराज? तो स्वराज का आइडिया जो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था वो ये था कि उन्हें आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी का मतलब उनके लिए ये था प्लांटेशन वर्कर्स जहाँ पे रहते थे उन्हें वहाँ से जाने की इजाज़त मिल जाएगी, वे अपने घरों को जा सकेंगे। और गांधी राज के दौरान जब स्वराज आ जाएगा तो उन्हें ज़मीनें मिलेंगी गाँव में जिससे वो अपनी जीविका चला सकेंगे। तो ये आइडिया था उनका स्वराज का। और इसी आइडिया के बल पर वे अथॉरिटीज़ को दरकिनार करते हुए दे डिफाइड द अथॉरिटीज़, नोशन ऑफ स्वराज मीन्स स्वराज की अवधारणा के साथ, और गार्डन से रवाना हो गए घरों के लिए कि हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए, कुड नॉट रीच होम। उसकी वजह ये थी कि आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जगह जगह हड़तालें थी, रेलवेज में, स्टीमर्स की, पानी के जहाज़ नहीं चल रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया एंड दे वर ब्रूचुअली बीटन अप। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी लेकिन धीरे धीरे स्लो होना भी शुरू हुआ। एंड द डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट द नोशन ऑफ स्वराज, द आइडिया ऑफ स्वराज। जिसके पास ज़मीन नहीं उसे ज़मीनें मिल जाएंगी, जिन्हें आने जाने की आज़ादी नहीं है उन्हें आने जाने की आज़ादी मिल जाएगी। ट्राइबल पीपल्स को लगता था कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसकी वजह से उनका जीवन प्रभावित था, उनकी परंपराएं खत्म हो रही थी, उनकी जीविका खत्म हो रही थी, तो ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से लोगों ने आंदोलन को सपोर्ट किया। लेकिन यह आंदोलन वायलेंट हो गया और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए क्योंकि पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी भीड़ ने। और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया और इस तरीके से आंदोलन ये समाप्त हुआ। सो दिस पार्ट एंड्स हियर। आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।